हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होने वाले एक इफेक्ट के बारे में, जिसकी वजह से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बहुत स्लो रन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट की वजह से स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रन ही नहीं करता है, उसे हम लोग कॉगिंग कहते हैं। इसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने कॉगिंग को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दूसरे इफेक्ट की वजह से मेरा इंडक्शन मोटर स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन बहुत स्लो चलता है। उसे हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। आज हम लोग क्रॉलिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉलिंग हमारे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से मेरा इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है बहुत स्लो हो जाता है। उसका स्पीड अराउंड 1/7 होता है NS के। यहाँ पे NS जो होता है सिंक्रोनस स्पीड होता है। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग 120F/P लिखते हैं। यहाँ पे F जो है फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है और P जो है नंबर ऑफ पोल को डिनोट कर रहा है। अब समझते हैं कि जो क्रॉलिंग इफेक्ट होता है हमारे सिस्टम में क्यों होता है। क्रॉलिंग इफेक्ट ऑड हार्मोनिक की वजह से होता है। ऑड हार्मोनिक हार्मोनिक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है स्लॉट हार्मोनिक, दूसरा होता है स्पेस हार्मोनिक। स्लॉट हार्मोनिक लास्ट क्लास में हम लोग ने समझा था। आज देखेंगे स्पेस हार्मोनिक क्या होता है। स्पेस हार्मोनिक बेसिकली 3 टाइप का होता है। स्पेस हार्मोनिक की बात करें तो वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं 3K हार्मोनिक, सेकंड को बोलते हैं 6K-1 हार्मोनिक और थर्ड को बोलते हैं 6K+1 हार्मोनिक। अगर यहाँ पे K का वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, इसका फिफ्थ हार्मोनिक और यहाँ पे सेवेंथ हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक कहने का मतलब हुआ कि मेरा फंडामेंटल जब 1 साइकिल कंप्लीट करेगा तो हार्मोनिक मेरा 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। उसी तरह यहाँ पे 5 साइकिल कंप्लीट करेगा और यहाँ पे 7 साइकिल कंप्लीट करेगा। हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड हमेशा फंडामेंटल से कम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। फंडामेंटल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी के मल्टीपल को हम लोग हार्मोनिक कहते हैं। ये थर्ड हार्मोनिक जो होता है हम लोग सिस्टम में एलिमिनेट कर सकते हैं टर्शियरी वाइंडिंग की मदद से। टर्शियरी वाइंडिंग की मदद से हम लोग थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक की वजह से हमारे सिस्टम में क्रॉलिंग इफेक्ट देखा जाता है। क्रॉलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग इन दोनों हार्मोनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक तो एलिमिनेट हो गया, फिफ्थ और सेवेंथ बचा है। फिफ्थ हार्मोनिक जो होता है हमारे फंडामेंटल टॉर्क को अपोज करता है, तो एक तरह का ब्रेकिंग टॉर्क ये प्रोवाइड कराता है। सेवेंथ हार्मोनिक सपोर्ट करता है हमारे फंडामेंटल टॉर्क को। अगर स्पीड की बात करें, एक सेकेंड यहाँ सपोर्ट लिख देते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो फिफ्थ हार्मोनिक NS/7A 5 स्पीड से रोटेट करता है और जो मेरा सेवेंथ हार्मोनिक है वो NS/7 स्पीड से रोटेट करता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने फिफ्थ हार्मोनिक को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक सिर्फ ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस करा रहा है। अब समझते हैं कि मेरा ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होता कैसा है। ये मान लेते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। ये टॉर्क है और ये स्लिप है। स्लिप हमेशा ऐसे चलता है, स्लिप यहाँ 0 है और यहाँ 1 है और स्पीड जो है इधर से इधर की ओर बढ़ता है। यहाँ पे स्पीड 0 स्पीड है और यहाँ पे NS स्पीड है। ठीक है। अब जब मेरा स्लोप जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। उसी तरह ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का स्लोप जो है सो निगेटिव होगा, उस रीजन को हम लोग स्टेबल रीजन बोलते हैं। इसे हम लोग स्टेबल रीजन बोलते हैं। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं DTL/DN शुड बी ग्रेटर देन DTEM/DN। यहाँ स्पीड का बात कर रहा है, ये टॉर्क है। लोड टॉर्क जो होगा उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से। अक्सर हमारा जो लोड टॉर्क है वो कांस्टेंट रहता है। मान लेते हैं ये मेरा लोड टॉर्क है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लोड टॉर्क जहाँ पे कट करेगा वहीं पे मेरा इंडक्शन मोटर रोटेट करेगा, इसको NR बोलेंगे। रोटर का स्पीड होता है NR। अब समझते हैं जो ये मेरा फंडामेंटल टॉर्क है और जो मेरा रिजल्टेंट टॉर्क होता है फंडामेंटल प्लस सेवेंथ हार्मोनिक का सम यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिफ्थ हार्मोनिक पीछे होता है, उसको नेक्स्ट फिगर में समझेंगे। फंडामेंटल और सेवेंथ हार्मोनिक का सम को हम लोग को रिजल्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, रिजल्टेंट ग्राफ।
ये मेरा 7th हार्मोनिक है और यहाँ पे स्पीड ns/7 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा पेन अगर यूज़ करें हम, अब मान लेते हैं मेरा लोड टॉर्क कुछ इस प्रकार है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये तो मेरा स्टेबल रीजन था। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे भी स्लोप जो है सो नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी मेरा एक स्टेबल रीजन होगा। तो हमारे पास कितने स्टेबल रीजन हैं? 2 स्टेबल रीजन हो गए। चूँकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत लो होता है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यहाँ पे इस रीजन में स्टक कर जाएगा। इस रीजन को हम लोग सैडल रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग सैडल रीजन बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इस सैडल रीजन में स्टक कर जाता है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉलिंग इफेक्ट मेजरली 7th हार्मोनिक की वजह से ही आता है। 5th हार्मोनिक की वजह से तो वो सिर्फ ब्रेकिंग टॉर्क लगता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो मेरा रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो फंडामेंटल प्लस 7th हार्मोनिक के बराबर होगा। 7th हार्मोनिक का जो स्पीड होगा ns/7 होगा। अब हम लोग समझते हैं कि क्रॉलिंग को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि क्रॉलिंग हार्मोनिक की वजह से आ रहा है, तो अगर हम लोग हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर दें तो मेरा क्रॉलिंग एलिमिनेट हो जाएगा। हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ करते हैं, शॉर्ट पिच्ड कॉइल यूज़ करते हैं और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं। शॉर्ट पिच्ड कॉइल कहने का मतलब हुआ कि मेरा कॉइल स्पैन जो होगा, यहाँ पे C होगा, मेरा जो कॉइल स्पैन होगा वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होगा, लेस होगा, इससे लेस होगा। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से लेस होगा। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल को हम लोग पोल पिच बोलते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉइल स्पैन पोल पिच से कम होगा तो उसे हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलेंगे, और जितना एंगल कम होगा उसे हम लोग कॉर्डिंग एंगल भी बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब हुआ, वाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहले समझते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड का मतलब वाइंडिंग के ऊपर ही वाइंडिंग कर देंगे तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब हुआ कि हम लोग अलग अलग जगह पे वाइंडिंग करेंगे, ऐसे, यानी कि एक ही जगह वाइंडिंग के ऊपर वाइंडिंग नहीं करेंगे, तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं। इसकी वजह से हम लोग का हार्मोनिक जो है सिस्टम का कम हो जाता है। अब इस फिगर में हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग अगर हम लोग 5th हार्मोनिक को भी अगर कंसिडर करें तो 5th हार्मोनिक कुछ इस प्रकार का उसका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, और 7th का तो हम लोग जान रहे हैं कि ये 7th का है, और ये मेरा फंडामेंटल है, ये वाला मेरा फंडामेंटल है, और ये टोटल मेरा रिजल्टेंट है। तो 5th को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ग्राफ मेरा रिजल्टेंट ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्रॉलिंग और कॉगिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। क्रॉलिंग हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा और कॉगिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था। कॉगिंग में होता है कि मेरा इंडक्शन मोटर स्टार्ट तो करता है बट बहुत स्लो रन करता है, दैट इज़ अराउंड 1/7 ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन कॉगिंग में क्या होता है कि मेरा इंडक्शन मोटर स्टार्ट ही नहीं होता है, इसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं। क्रॉलिंग जो है स्पेस हार्मोनिक की वजह से होता है, स्पेशली 7th हार्मोनिक की वजह से, और कॉगिंग जो है मेरा स्लॉट हार्मोनिक की वजह से। हम लोग ने देखा था कि स्लॉट में लॉकिंग हो जा रहा था, उसकी वजह से मेरा कॉगिंग इफेक्ट आ रहा था। क्रॉलिंग को हटाने के लिए हम लोग हार्मोनिक्स को हटाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हार्मोनिक हम लोग 2 टाइप से हटाते हैं, एक शॉर्ट पिच्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का यूज़ करके। कॉगिंग जो है एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्क्यूड रोटर स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। क्रॉलिंग और कॉगिंग दोनों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का इफेक्ट है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।